जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिपल आर कोचिंग सेंटर। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में चौथा लेक्चर पढ़ा था, जहां पर हमने उत्तरी अमेरिका के जितने भी जो देश थे उनके बारे में और कुछ जल संधियों के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ हम लोग पॉलिटी स्टार्ट करने जा रहे थे। जैसा कि मैंने कहा था कि कल वीडियो में मैंने बोला था कि आज से आप लोग को हर एक सब्जेक्ट का वीडियो देखने को मिलेगा, तो पॉलिटी भी स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट का आपको वीडियो मिलेगा। आप लगातार हमसे जुड़े रहें। जितने भी जो शुरू से पढ़ने वाले बच्चे हैं, स्टार्टिंग में पढ़ने वाले हैं, वो हमसे जुड़े रहें। हर एक जो विषय है उसका आप लोग को वीडियो देखने को मिलेगा। आज हमने पॉलिटी स्टार्ट किया है। पॉलिटी में बेसिक एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट किया है और उसको भी हम लोग टॉपिक वाइज क्रमबद्ध तरीके से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप जितने भी मेरे दोस्त जुड़े हैं, आप लोग बने रहिएगा और देखिए। आइए देखते हैं कि हमें पॉलिटी में पहले सिलेबस देखेंगे। आज ये इंट्रोडक्शन है पॉलिटी का, सिलेबस देखेंगे क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्त मित्र को या जो नए बच्चे हैं उनको सिलेबस नहीं जानकारी है, तो उनके लिए खासकर ये वीडियो है कि आप लोग सिलेबस देखिए। उसके बाद हम लोग एक एक करके टॉपिक को अलग अलग वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कि हमें पॉलिटी में क्या क्या चीज़ पढ़ना है। ठीक, तो लिखा गया है यहाँ हेडिंग, जैसे आप लोग देख रहे हैं, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। ये हमारा पॉलिटी का भाग है। इसमें सिलेबस में हमें पढ़ना जो है, क्योंकि ये एग्जाम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, साथ ही साथ हमारे दैनिक जीवन में भी ये क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी पॉलिटी पढ़ना यानी अपने संविधान, जो हमारा संविधान है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहला जो टॉपिक है वो है भारत का संवैधानिक विकास। किसके बारे में पढ़ना है? भारत का संवैधानिक विकास। भारत के संवैधानिक विकास कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारा संविधान जो बना है उसका विकास कैसे हुआ, जो संविधान बना है उसका विकास कैसे हुआ, उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी इसमें हमारे संविधान का निर्माण का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। भारत के संवैधानिक विकास में देखेंगे कि किस तरह हमारा भारतीय संविधान का विकास हुआ। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है, भारतीय संविधान की क्या विशेषता है। आप लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि जो हमारा भारतीय संविधान है विश्व में सबसे प्रख्यात और सबसे बड़ा संविधान है, लिखित रूप से सबसे बड़ी संविधान है। तो उसकी क्या विशेषता है, वो अन्य देशों की संविधान जो है उनसे कैसे ये अलग है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो विशेषताएं हैं, प्रमुख विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद उद्देशिका, प्रियम्बल आप लोग देखे होंगे, पढ़े होंगे, सभी लोग पढ़े। हम लोग को जो एनसीईआरटी बुक दिया रहता है उसमें प्रियम्बल दिया रहता है कि हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, स्वतंत्र, जो भी प्रियम्बल, उसको हम लोग यहाँ पढ़ेंगे और उसमें जो महत्वपूर्ण जो बिंदु है उसको देखेंगे। कुछ पॉइंट्स जो बाद में जुड़ा प्रियम्बल में उसको भी पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे जैसे ये टॉपिक आएगा वैसे वैसे हम लोग वहाँ पढ़ेंगे। चौथा जो टॉपिक है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। आप लोग जानते हैं कि भारत जो है राज्यों का क्या है, एक संघ है। भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है। तो जो राज्य हैं और जो हमारा भारत है उनके साथ क्या संबंध है, उनके बारे में, कुल कितने राज्य हैं, कौन कौन सा जो नए नए राज्य का स्थापना कब हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नई नई राज्य जब जो जैसे जुड़ा समय के अनुसार उसको हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र में पढ़ेंगे। उसके बाद नागरिकता। अब हम लोग भारत में रह रहे हैं तो सब लोग का अपना अपना नागरिकता है भाई, भारत का नागरिकता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सिटीजनशिप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत में जितने भी लोग रहते हैं सभी लोग का एक अपना मूल अधिकार है
फंडामेंटल राइट है, स्वतंत्रताएं दी गई है, उन स्वतंत्रताओं के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, अभी अनुच्छेद नहीं बता रहा हूँ क्योंकि जैसे जैसे हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ अनुच्छेद पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अभी बस आपको हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं सिलेबस का कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो अगला जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक कुछ नियमें बनाई गई है राज्य और केंद्र दोनों के बीच में कि क्या क्या चीज का अनुपालना करना है राज्य को, उसके बारे में हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, डीपीएसपी कहते हैं उसको। उसके बाद है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स। और मूल कर्तव्य होता है, इसमें हम अपने देश के लिए क्या क्या मतलब करना चाहिए, कैसे अपने जो हमारा धरोहर चीजें हैं, इमारतें हैं, पुरानी चीजें हैं, किस तरह उसको बचा के रखना है, उसको हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फंडामेंटल ड्यूटी। उसके बाद आगे जो पढ़ना है संघीय कार्यपालिका के बारे में। अब संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, जैसे राष्ट्रपति हो गया तो राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद राष्ट्रपति के बारे में क्या पढ़ेंगे, तो राष्ट्रपति की योग्यता क्या है, राष्ट्रपति की जो पद है वो किस अनुच्छेद में दिया है, अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। शपथ किस में दिलाई जाती है, ये सारा चीज पढ़ा जाएगा। क्या प्रक्रिया होती है चुनाव का, ये सारा चीज पढ़ा जाता है। वैसे ही उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। उपराष्ट्रपति के बाद संघीय मंत्री परिषद जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद संसद, पार्लियामेंट है, उसके बारे में पढ़ेंगे, संसद के बारे में पढ़ेंगे। संसद के बारे में किस अनुच्छेद में दिया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे ये संघीय कार्यपालिका होता है उसी तरह राज्य का कार्यपालिका एवं राज्य विधायिका होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो राज्य के अंतर्गत राज्यपाल, जैसे यहाँ केंद्र में राष्ट्रपति होते हैं वैसे वहां पर राज्यपाल का पढ़ेंगे। और एक दूसरे को कोरिलेट करके पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति के लिए कौन कौन सा अनुच्छेद है, वैसे ही कोरिलेट कर लेंगे राज्यपाल के लिए। ठीक है, उसके बाद राज्य विधानमंडल के बारे में पढ़ेंगे, जैसे यहाँ संसद होता है वैसे यहाँ विधानमंडल होता है, विधानमंडल में बताएंगे आगे हम लोग। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ना है, जैसे राज्य हो गया तो राज्य के बारे में, तो केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। स्थानीय स्वशासन, जैसे लोग पढ़ते हैं नगर पालिका, पंचायत, ये सब के बारे में हम लोग स्थानीय स्वशासन में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद भारत के न्यायपालिका में हमें पढ़ना है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ना है, किस अनुच्छेद में दिया गया है, क्या सुप्रीम कोर्ट की पावर है, ये सारे चीज हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हाई कोर्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। सर्वोच्च न्यायालय हो गया भारत स्तर पर और उच्च न्यायालय राज्य स्तर पर हो गया। ठीक है, उसके बाद न्यायिक समीक्षा के बारे में पढ़ेंगे। अगला जो टॉपिक है केंद्र एवं राज्यों के बीच क्या संबंध है, उसको भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, कुछ संवैधानिक निकाय हैं, जैसे ये संघीय कार्यपालिका और राज्य कार्यपालिका के अलावे कुछ संवैधानिक निकाय हैं जिसे संविधान के द्वारा ही बनाया जाता है, उनके बारे में, जैसे महान्यायवादी, इनके बारे में पढ़ेंगे। निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद अगला है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको कैग कहते हैं। क्या कहते हैं, कैग कहते हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होता है ना। उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी जिसको कहते हैं हम, यूपीएससी। वित्त आयोग, पहले वित्त आयोग अब नीति आयोग हो गया। क्या हो गया, नीति आयोग, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित आयोग है, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ राष्ट्रीय जांच एजेंसी हैं, जैसे आप लोग जानते हैं सीबीआई हो गया, उसके बाद लोकपाल, लोकायुक्त हो गया, ये शिकायत दर्ज करने वाले हैं। अगर कोई नहीं काम सुनता है
सरकारी संघीय व्यवस्थाएं नहीं आप लोग की कोई बातें सुनती है तो हम लोग यहाँ शिकायत कर सकते हैं इसके बारे में। यहाँ पर पावर बहुत ज़्यादा होता है, बताएंगे हम वहाँ पढ़ते समय, ठीक है। उसके बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सीबीआई जिसको कहते हैं, केंद्रीय सूचना आयोग, इसके बारे में पढ़ेंगे। केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। ये बस बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ पढ़ना है। आपात उपबंधन के बारे में पढ़ेंगे और संवैधानिक संशोधन जो हुआ था, और कुछ टॉपिक है जिसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा सिलेबस है। सिलेबस ये इंट्रोडक्शन है, सिलेबस के लिए ही वीडियो बनाया जा रहा है। इसमें ये सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। आप लोग एक बार इसको देख लीजिए, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो हम एक एक करके टॉपिक आगे के वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। आइए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि आखिर जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा जो भारत है एक लोकतांत्रिक देश है। तो लोकतंत्र का मतलब क्या होता है थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। लोकतंत्र को यूनान में किस नाम से जाना जाता है? अगर कोई पूछे तो क्या बताइएगा? लोकतंत्र को यूनान में किस नाम से जाना जाता है? यूनान कह सकते हैं या अंग्रेजों द्वारा। तो लोकतंत्र को डेमोक्रेसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेमोक्रेसी। ये है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। अब कोई पूछेगा कि डेमोक्रेसी जो है ये किससे बना है? तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ। कितने शब्दों से? दो शब्दों से मिलकर बना हुआ। एक जो होता है डीमोस और एक होता है क्रेसी। डीमोस के मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लोग या जनता। डीमोस का अर्थ होता है लोग या जनता, और क्रेसी का जो अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है, वो होता है तंत्र। तंत्र क्या होता है? यानी लोगों द्वारा किया गया शासन। लोगों द्वारा किया गया शासन ही क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। क्या क्या कहलाता है? लोकतंत्र। यानी इस पर जो है जनता का प्रत्यक्ष रूप से क्या होती है? अधिकार होता है, शासन चला है, प्रत्यक्ष रूप से शासन चलता है। भले ही हम लोग क्या करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से ही चुनाव करके, वो चाहे संसद के लोग को चुनाव करके हम लोग लोकसभा में भेजते हैं, या विधानसभा में विधायक लोग को हम लोग भेजते हैं। तो वो जो होता है वो क्या होता है? डायरेक्ट, क्योंकि हम लोग खुद अपना मत देते हैं, चुनते हैं, अपना प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रतिनिधित्वकर्ता को हम लोग क्या करते हैं? चुनते हैं। तो लोकतंत्र का जो पूछेगा कोई शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यानी लोगों द्वारा किया गया शासन। लोगों द्वारा किया गया ही शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र। अब लोकतंत्र हो गया। एक होता है राजतंत्र। राजतंत्र में क्या होता है? राजतंत्र। राजतंत्र में होता है, यहां जो होता है ना, ये किसी एक व्यक्ति द्वारा, और वो एक व्यक्ति कौन होता है? राजा जिसको कहा जाता है। इससे पहले जो भारत में चल रहा था वो राजतंत्र ही चल रहा था। अलग अलग राजतंत्र द्वारा शासन किया जा रहा था, ठीक है। तो राजतंत्र में क्या होता है? जैसे अभी वर्तमान के समय में राजतंत्र जो देखने को मिलेगा, यूएई में जाइए, यूनाइटेड यूएई। उसके बाद एक है तुम्हारा सऊदी अरेबिया, सऊदी अरब। तो यहाँ जो है ना, यहाँ किस तरह का शासन है? राजतंत्र शासन है, यानी राजा द्वारा शासन किया जाता है, ठीक है। और इसमें जो नए शासक होगा वो राजा के ही परिवार का होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ जो है शासन लोगों द्वारा होता है। अगर
मान लीजिए कि हमने जिसको चुनकर लोकसभा या विधानसभा में विदा किया वो अच्छा कार्य नहीं कर रहा, तो हम लोग अगले बार उसको क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है, तो लोकतंत्र का मतलब ये हुआ। अब लोकतंत्र जो है ना, लोकतंत्र में दो होता है। लोकतंत्र जो है इसमें दो, एक तो होगा, एक जो होता है वो होता है संसदीय व्यवस्था। दो तरह की व्यवस्थाएं होती है, एक होता है संसदीय व्यवस्था और एक होता है राष्ट्रपति व्यवस्था। एक होता है संसदीय व्यवस्था और एक होता है, क्या होता है, राष्ट्रपति व्यवस्था। अब देखिए संसदीय व्यवस्था में, जैसे ये राष्ट्रपति व्यवस्था कहां पर होता है, तो जैसे यूएसए में, यूएसए में आप लोग देखे होंगे, वहां जो मुखिया जो होता है, जैसे हमारे भारत में जो सबसे प्रमुख मुखिया जो होता है प्रधानमंत्री होता है, उन्हीं के निर्देश में सारे कार्य किया जाता है। भले ही राष्ट्रपति को उच्च पद दिया गया है, उनके निर्देश से पर सारे उनके हस्ताक्षर के बिना कह सकते हैं कि कोई कार्य नहीं होता है, लेकिन जो निर्णय लेने का कार्य करता है वो कौन करता है, प्रधानमंत्री और उसका मंत्री परिषद करता है। ठीक है, लेकिन यूएसए में जो है सारा कार्य कौन करते हैं, राष्ट्रपति के निर्देश से होता है। राष्ट्रपति वहाँ का क्या होता है, मुखिया होते हैं, वो जैसे कहेंगे वैसे होता है। लेकिन हमारा भारत जैसे यहाँ पर क्या आ जाएगा, संसदीय व्यवस्था में इंडिया आ जाएगा। इंडिया में कैसा व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था है, यानी संसद के अनुरूप चल कार्य होता है। ठीक है, अब देखेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या क्या आता है। ठीक है, एक बार उसको भी देख लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है, डेमोक्रेसी का शाब्दिक अर्थ समझ में आ गया। लोकतंत्र दो तरह की होती है, एक संसदीय व्यवस्था होती है, एक राष्ट्रपति व्यवस्था होती है। यूएसए में राष्ट्रपति व्यवस्था है। ठीक है, और भी बहुत सारे देश है जहाँ राष्ट्रपति व्यवस्था है, वहाँ का हेड जो होंगे, मुखिया कह सकते हैं, वो कौन होगा, राष्ट्रपति होता है। यहाँ का जो मुखिया होगा वो प्रधानमंत्री मुख्य होता है। कौन, प्रधानमंत्री। यहाँ प्रधानमंत्री मुख्य होता है ना, मुख्य कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। ठीक, अब आइए थोड़ा सा देखते हैं लोकतंत्र का, लोकतांत्रिक व्यवस्था में कौन कौन सा अंग है उसको देख लेते हैं। ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में कौन कौन सा अंग है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में मुख्यतः तीन स्तरों पर बांटा गया है। एक जो होता है जिसको कहते हैं हम लोग, को कहते हैं विधायिका। क्या कहते हैं, विधायिका। दूसरा होता है कार्यपालिका, कार्यपालिका। और तीसरा जो होता है न्यायपालिका। कौन होता है, और एक और चौथा स्तंभ भी। ऐसे तो तीन ही स्तंभ है, चौथा स्तंभ है जिसको हम लोग मीडिया कहते हैं। ये भी ऐसे, ये हमारे संविधान में इसका उल्लेख ही नहीं है मीडिया के बारे में। ये हमारे जो लोग हैं, नेता लोग हैं, या कह सकते हैं कि भारत के लोग ये दिए हैं, इसका नाम रख दिए हैं चौथा स्तंभ। मीडिया द्वारा दिया गया है चौथा स्तंभ। ठीक है, तो मीडिया भी है जिसको चौथा स्तंभ के नाम से जाना जाता है। मुख्यतः हमारे संविधान में उल्लेख है वो तीन ही स्तंभ है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका को लेजिस्लेटिव कहते हैं, लेजिस्लेटिव। इसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव, और ये होता है जुडिशियरी। क्या होता है, जुडिशियरी। अब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका नाम से ही लग रहा है लेजिस्लेटिव,
जो हम लोग चुन कर भेजते हैं वो किसके अंतर्गत आएगा? विधायिका के अंतर्गत आता है। जो हम लोग चुन के भेजते हैं जहां पर, और जहां वो जाकर कार्य करते हैं, उस विभाग को, उस स्तंभ को हम लोग क्या कहेंगे? विधायिका। और कार्यपालिका, अब इसमें देखो विधायिका का कार्य क्या होता है, कार्यपालिका का कार्य क्या होता है, न्यायपालिका का कार्य क्या होता है, इसको समझते हैं। ठीक है, विधायिका का कार्य होता है ना, ये नियम और कानून बनाता है। क्या बनाता है? नियम और कानून। ये क्या बनाता है? नियम और कानून बनाने का कार्य कौन करता है? तो विधायिका करता है। और कार्यपालिका का कार्य क्या होता है? तो कार्यपालिका का कार्य होता है ये जो नियम और कानून बना ना, उसको क्या करना? लागू करना। क्या करना? लागू करना या करवाना। लागू करना या जो नियम कानून बना है उसका पालना करवाना, कह सकते हैं पालना करवाना। ठीक है, मतलब कि एक कोई नियम बना, आप लोग कहीं भी जाते हैं स्कूल में तो नियम कानून होता है, तो नियम कानून कौन बनाए? हेडमास्टर सर। उसको देख रेख कौन करते हैं? अदर टीचर करते हैं। और फिर जब वो कार्य, आप जो कानून बना, नियम कानून बना, उसको अगर उल्लंघन करते हैं तो फिर दंड कौन देता है? तो टीचर भी देते हैं, मतलब टीचर भी दे सकते हैं, या कह सकते हैं कि प्रिंसिपल के द्वारा भी दिया जा सकता है। वहां तो कोई न्यायपालिका नहीं है, उदाहरण दे रहा हूँ। ठीक है, अब दूसरी चीज, ये नियम और कानून बना दिया, ये लागू या उसका पालना करवाने का कार्य इसको हो गया। और अगर कोई उस नियम कानून को पालन नहीं कर रहा है, उस नियम कानून को पालन नहीं कर रहा है, तो दंड देने का कार्य कौन करता है? न्यायपालिका। ये क्या करता है? दंड दिवाता है। क्या? दंड। ठीक है, ये दंड देने का कार्य करता है, दंड देने का कार्य। अगर आप जिस नियम कानून को बनाया गया, अगर उसका पालना नहीं कर रहे हैं, तो कानून, ये दंड देने का कार्य कौन करेगा? न्यायपालिका। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसमें भी है, बांटा गया है, ये विधायिका दो भागों में, दो स्तरों पर बटा हुआ है। एक जो है केंद्र का विधायिका होता है, और एक राज्य क्या होता है, एक होता है सेंटर का, और एक होता है स्टेट का। ठीक है, किसका होता है? स्टेट का होता है। अब केंद्र के विधायिका के अंतर्गत कौन कौन व्यक्ति आएंगे? तो यहां आएंगे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति आएंगे, संसद, राष्ट्रपति, संसद, सॉरी ये केंद्र का जो होता है विधायिका, इसी को हम लोग संसद कहते हैं। क्या कहते हैं? संसद। ये हो गया संसद। ठीक है, और राज्य में विधानमंडल कहते हैं, विधानमंडल कहते हैं। ठीक है, इसको राज्य में क्या कहते हैं? विधानमंडल। अब संसद के अंतर्गत आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति आएंगे, राष्ट्रपति आएंगे, उसके बाद आएंगे राज्यसभा आएगा, राज्यसभा आएगा, रेड कलर से लिख दे रहा हूं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। क्या आएगा? लोकसभा। ये तीनों को मिलाकर ही हम लोग क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। और ये सेंट्रल में आएगा तो इसको केंद्रीय विधान, ये केंद्रीय यानी संसद के रूप में जाना जाता है। ठीक है, उसी तरह राज्य में विधानमंडल होता है, और विधानमंडल के अंतर्गत के कौन कौन आएंगे? राज्यपाल आएंगे, राज्यपाल आएंगे, विधान परिषद आएगा, विधान परिषद, और विधानसभा आएगा, विधानसभा आएगा। ठीक है, राज्य के अंदर विधानमंडल में क्या क्या चीज आएगा? राज्यपाल आएंगे, विधान परिषद आएगा और विधान
सभा आएगा, ये राज्य में। उसी तरह कार्यपालिका को भी दो भागों में बांटा गया है। ये भी एक केंद्र का कार्यपालिका होता है और एक राज्य का कार्यपालिका होता है, केंद्र का और एक राज्य का। अब कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन व्यक्ति आते हैं, तो यहां पर आएंगे राष्ट्रपति भी आएंगे, राष्ट्रपति आएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे, देखिए विधायिका के अंतर्गत राष्ट्रपति तो आएंगे ही आएंगे, कार्यपालिका के अंतर्गत भी राष्ट्रपति आएंगे, साथ ही साथ प्रधानमंत्री भी आते हैं कार्यपालिका के अंतर्गत, मंत्री भी आते हैं, मंत्री के बाद अभी हमने देखा था सिलेबस में यूपीएससी के बारे में, यूपीएससी एसएससी के बाद एसएससी जो आएगा, एसएससी ये भी किसके अंतर्गत आएगा, कार्यपालिका के अंतर्गत आएगा। उसी तरह राज्य में जो आएंगे कौन कौन आएंगे, राज्यपाल आएंगे, राज्यपाल के बाद कौन आएगा भाई, तो जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री होते हैं, राज्य में क्यों कौन होता है, मुख्यमंत्री। उसके बाद यहाँ का जो मंत्री होंगे वो आएंगे, मंत्री के बाद यहाँ जो होता है यूपीएससी होता है, तो क्या यहाँ होता है स्टेट पीसीएस, क्या होता है स्टेट पीसीएस, और यहाँ एसएससी होता है तो यहाँ स्टेट एसएससी होता है, स्टेट का एसएससी। जैसे बिहार में देखा जाए तो बिहार एसएससी कहते हैं ना, बिहार एसएससी, बीएसएससी, तो वो आएंगे किसके अंतर्गत, कार्यपालिका के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद न्यायपालिका है, न्यायपालिका को भी दो स्तरों पर बांटा गया, एक केंद्र का न्यायपालिका है और एक जो है केंद्र का न्यायपालिका और एक राज्य का न्यायपालिका। केंद्र के न्यायपालिका के अंतर्गत कौन आएंगे, केंद्र के अंतर्गत आएगा सर्वोच्च न्यायालय, जिसके बारे में सर्वोच्च न्यायालय। उसके बाद राज्य, केंद्र के अंतर्गत कौन कौन आएंगे, तो केंद्र के अंतर्गत उच्च न्यायालय आएगा, उच्च न्यायालय, और इसके नीचे जो भी है जिला न्यायालय होता है, उसके बाद अनुमंडलीय न्यायालय होता है, ये सारा इसके अंतर्गत आएगा, ठीक है, राज्य के अंतर्गत आएगा। तो ये होता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में मुख्यतः संवैधानिक रूप से कितने स्तंभ है, 3 स्तंभ है। एक जो है विधायिका, लेजिस्लेटिव जिसको कहते हैं, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव कहते हैं, और न्यायपालिका जिसको जुडिशियरी कहते हैं। क्या कहते हैं, जुडिशियरी। विधायिका का कार्य क्या होता है, नियम और कानून बनाना। कार्यपालिका का काम क्या होता है, लागू करना, यानी जो नियम और कानून बना उसको लागू करने का कार्य कौन करता है, कार्यपालिका करता है। और अगर उस नियम कानून का पालना नहीं हो रही है तो उसको दंडित कौन करता है, तो न्यायपालिका का कार्य होता है। उसके बाद हमने देखा कि जो विधायिका है, ये विधायिका 2 स्तरों पर बटी हुई है, एक केंद्र की विधायिका होती है, एक राज्य की विधायिका होती है। केंद्र के विधायिका के अंतर्गत क्या आता है, संसद आता है, और राज्य के विधायिका के अंतर्गत क्या आता है, विधानमंडल आता है। क्लियर है। अब संसद जो है, संसद के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, तो संसद जो मिलकर बनता है राष्ट्रपति, विधानसभा और राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, तीनों मिलकर क्या बनाता है, संसद का निर्माण करता है। विधानमंडल के अंतर्गत राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा, ये तीनों मिलकर किसको बनाता है, विधानमंडल का निर्माण करता है। उसी तरह कार्यपालिका को भी 2 स्तरों पर बांटा गया है, एक केंद्र की कार्यपालिका होती है और एक राज्य के कार्यपालिका होती है। केंद्र के कार्यपालिका में के अंतर्गत राष्ट्रपति आएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे, मंत्री आएंगे, और यूपीएससी और एसएससी जो भी है
वो इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, उसके बाद राज्य के अंतर्गत राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री, स्टेट पीसीएस और स्टेट एसएससी इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, न्यायपालिका को भी दो स्तरों पर बांटा गया, एक जो होता है केंद्र का और एक होता है राज्य का। केंद्र में सर्वोच्च न्यायालय है और राज्य में उच्च न्यायालय और उसके अधीनस्थ जितने भी न्यायालय हैं उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये तक लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में। हम लोग अगले वीडियो में जो है पढ़ेंगे पहला टॉपिक जो कि मैंने सिलेबस में लिखवाया था कि हमारा संवैधानिक विकास के बारे में पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ, उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिए, लिख लीजिए, समझ में आया है तो जरूर कमेंट में करके बताइएगा कि नहीं समझ में आ रहा है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।